हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा होगा। तो चलो आज मैं एक ऐसा चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ जहाँ से आईआईटी नीट क्वेश्चन जो है ईच ईयर पूछता है, हमेशा पूछता है। कोई ऐसा साल नहीं है जिसमें नहीं पूछा होगा, तो हर एक साल पूछता है। तो काइनेमेटिक्स चैप्टर में पढ़ाने जा रहा हूँ। काइनेमेटिक्स का मतलब क्या होता है? काइनेमेटिक्स काइनेमेटिक्स का मतलब क्या होता है? ये फिजिक्स का वैसा ब्रांच है जो बॉडी के मोशन को स्टडी करता है, पार्टिकल के मोशन को स्टडी करता है विदाउट कंसिडरेशन ऑफ कॉजेज ऑफ मोशन। मतलब कि इसमें कॉज के बारे में नहीं पढ़ा जाएगा, केवल किसके बारे में पढ़ा जाएगा? मोशन के बारे में पढ़ा जाएगा, पार्टिकल के मोशन के बारे में पढ़ा जाएगा। किसके बारे में पढ़ा जाएगा? पार्टिकल के मोशन के बारे में पढ़ा जाएगा। इसमें केवल पढ़ोगे पार्टिकल के मोशन के बारे में पढ़ोगे, क्लियर है ना? उसका मोशन का क्या कारण है उसके बारे में इस चैप्टर में मैं नहीं पढ़ूंगा। उसके बारे में मैं लॉज ऑफ मोशन में पढ़ूंगा। किसमें पढ़ूंगा? लॉज ऑफ मोशन। तो चलो देखोगे, इसमें सबसे पहले मैं देख रहा हूं रेस्ट एंड मोशन क्या होता है। रेस्ट एंड मोशन, कौन पार्टिकल रेस्ट में होगा, कौन मोशन में होगा, ये कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि रेस्ट क्या होता है। तो आपसे मैं पूछूं कि व्हाट इज योर पोजीशन, तो ये मीनिंगलेस क्वेश्चन होगा। ये आपको रिप्लाई देना होगा किसके रेस्पेक्ट में। तो जब तक आपसे ये नहीं पूछा जाए किसके रेस्पेक्ट में आपका पोजीशन पूछा जा रहा है, तब तक बताना मुश्किल है। तो व्हाट इज योर पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू मी, अब आंसर देना आसान है। तो हमारे रेस्पेक्ट में आप लोग का पोजीशन क्या है? रेस्ट है नहीं। लेकिन कोई बाइक वाला इस डायरेक्शन में जा रहा होगा तो मैं क्या देखूंगा कि बाइक वाला मूव करते जा रहा है, तो मोशन में होगा। तो जब पोजीशन वेक्टर किसी पार्टिकल का यदि टाइम के साथ चेंज नहीं होता है तो रेस्ट में कहा जाएगा। यदि टाइम के साथ चेंज कर जाएगा तो क्या कहा जाएगा दोस्तों? मोशन में कहा जाएगा। क्लियर है ना? तो रेस्ट एंड मोशन को कैसे डिफाइन करोगे? इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल does not change with time, then the particle is said to be at rest। क्लियर है ना? कहता है कि जब पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर दोस्तों टाइम के साथ चेंज नहीं करता है तो वो रेस्ट में होगा, अदरवाइज क्या होगा? मोशन में होगा। यदि चेंज कर गया तब तो मोशन में होगा, अदरवाइज इन मोशन। क्लियर है ना? इसका मतलब टाइम के साथ यदि चेंज करता है तो मोशन में, टाइम के साथ चेंज नहीं करता है तो रेस्ट में। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान करके आप चलो कि ये ऑरिजिन है, क्लियर है ना? और एक पार्टिकल अभी यहां पर है, 1 सेकंड के बाद देखा तो फिर वह पर है, 2 सेकंड के बाद भी देखोगे तो वह पर है, 3 सेकंड के बाद भी देखोगे तो वह पर है। तो क्या बोला जाएगा कि ये पार्टिकल जो है इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में क्या है? रेस्ट में। क्लियर है? ये पार्टिकल जो है इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में क्या है? रेस्ट में। अब यहां पर ध्यान दीजिए, जैसे अभी मान लेते हैं 2 मीटर है तो हमेशा 2 मीटर पर ही है। क्लियर है ना? और इसका डायरेक्शन भी क्या है? फिक्स है नहीं, यानी इसका पोजीशन जो है यहां से किधर, ऐसा, तो डायरेक्शन भी फिक्स है, ये लेंथ भी फिक्स है 2 मीटर।
इसका मतलब कि ये पार्टिकल का पोजीशन टाइम के साथ नहीं चेंज हो रहा है, लेकिन यही सर्कुलर पाथ यदि होता है, ऐसा है, तो यदि सर्कुलर पाथ होता है तो अब इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में यहां पर पार्टिकल रहेगा, तो मान लेता हूं कि रेडियस कितना है 2 मीटर, तो अभी भी डिस्टेंस क्या है, सेम है। यहां पर आ जाएगा तो ये पार्टिकल मूव करके मान लेते हैं ऐसा मूव कर रहा है, तो यहां पर आएगा तो फिर भी तो 2 मीटर ही रहेगा, यहां पर आएगा तो फिर भी 2 मीटर रहेगा, नहीं यहां पर आएगा तो फिर भी 2 मीटर रहेगा, तो क्या इसको बोलोगे रेस्ट में? नहीं, डायरेक्शन भी देखना है, तो पोजीशन वेक्टर ना है, तो इसका डायरेक्शन भी होगा, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या था, डायरेक्शन फिक्स था हमेशा राइटवर्ड नहीं, और डिस्टेंस कितना है 2 मीटर, इसका मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड भी फिक्स है। कोई भी वेक्टर कांस्टेंट कब होता है, जब उसका मैग्नीट्यूड फिक्स, डायरेक्शन भी फिक्स, तो कांस्टेंट हो जाता है। तो कांस्टेंट हो गया मतलब कि चेंज नहीं किया, इस पार्टिकल का इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या कहलाएगा, रेस्ट में कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो ना, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है ना, मैग्नीट्यूड बोला जाए मतलब मैं बताया था वेक्टर में, वेक्टर का आप लोग लेक्चर आप लोग देख लोगे, वेक्टर में मैंने बताया था कि जब भी मैग्नीट्यूड आपको पूछता है तो सीधे ज्योमेट्रिकल लेंथ लिया जाता है। क्या लिया जाता है, ज्योमेट्रिकल लेंथ। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड दोस्तों क्या है, सेम है, जितना यहाँ पे उतना ही यहाँ पे उतना ही यहाँ पर, लेकिन डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यहाँ पर डायरेक्शन इधर, यहाँ पर इधर, जब डायरेक्शन चेंज हो गया तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। इसका मतलब जब पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, चेंज हो गया। जब भी पोजीशन वेक्टर टाइम के साथ चेंज होता है तो उसको बोला जाता है किसमें, मोशन में। यदि टाइम के साथ पोजीशन वेक्टर चेंज नहीं होता है तो उसको रेस्ट में बोला जाता है। ये बात क्लियर हो गया होगा। तो कोई भी पार्टिकल यदि सर्कुलर पाथ पर चल रहा है तो मोशन में होगा या रेस्ट में होगा, मोशन में होगा। क्लियर है ना, वो क्या हो जाएगा, मोशन में होगा। अब यहां पर ध्यान दो यार, जैसे आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ अर्थ विथ रेस्पेक्ट टू यू। रेस्ट है यार, आप बैठे हुए हो, कहां पर बैठे हुए हैं, अर्थ पर। और एक बात ध्यान रखोगे, जिस पर आप बैठ जाओगे ना वो आपके लिए रेस्ट हो जाएगा। जिस पे आप बैठ जाओगे, जिस पर आप बैठ जाओगे वो आपके लिए रेस्ट। कोई पर्सन गाड़ी पर बैठा हुआ है तो उसके रेस्पेक्ट में गाड़ी क्या होगा, रेस्ट में। ऐसा तो नहीं गाड़ी भाग गया आपने गिर गया, ऐसा भी होता है केस, तो उस केस में क्या होगा, वो मोशन में हो जाएगा जब गिरेगा तब। लहरिया कट बाइक वाला देखते होगा कि ऐसे ऐसे चला रहा है, और जब गिरता है ना तो आवाज करता है तो लगता है कोई गया नहीं, तो गया तो उसको तो और मार लात धो देता है। क्लियर है। तो उस तरह का गाड़ी लहरिया कट नहीं चलाना है। और जब गाड़ी पर बैठे हुए तो गाड़ी आपके लिए रेस्ट में होगा, बस पर बैठ जाओगे तो बस आपके लिए रेस्ट में होगा। अभी हम लोग कहाँ पर है, अभी हम लोग अर्थ पर हो ना, तो अर्थ क्या भागते हुए नजर पड़ रहा है यार, रेस्ट में है। लेकिन वही कोई आदमी मून से देखेगा तब क्या होगा, सन से देखेगा कब, तब तो मोशन में हो जाएगा। नहीं, मून सन जाने की क्या जरूरत है। बाइक पर कोई आदमी बैठा हुआ है पीछे, तो उसको बोलना ना कि थोड़ा सा रोड को देखो तो रेस्ट में दिखाई देगा, अरे यार मोशन में दिखाई देगा। बाइक इधर जा रहा है तो रोड किधर जाते हुए नजर पड़ेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है ना। तो किसका पोजीशन रेस्ट है, किसका पोजीशन मोशन है, जब तक रेफरेंस फ्रेम का डिस्कशन नहीं किया जाए तब तक बताना मुश्किल है। रेफरेंस फ्रेम मतलब जहां से हम लोग मेजरमेंट करते हैं। पॉइंट से मेजर करोगे तो उसको रेफरेंस पॉइंट बोलोगे, लाइन से मेजर करोगे तो उसको रेफरेंस लाइन बोलोगे, किसी प्लेस से मेजर करोगे तो रेफरेंस प्लेस बोलोगे, इस पेन से मेजर करोगे तो रेफरेंस पेन हो जाएगा। नहीं, क्लियर है। तो किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हो, एक ही पार्टिकल जो है, जैसे अभी हमारे रेस्पेक्ट में आप लोग रेस्ट में हो, लेकिन कोई बाइक वाला इधर जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो वो बैक होकर के यानी पीछे मुड़ करके आपको देखेगा, तो क्या देखेगा, मोशन में दिखोगे। क्लियर है ना। तो देखा जाता है किसके रेस्पेक्ट में
यानी पूछा जा रहा है। व्हाट इज योर पोजीशन केवल पूछा जा रहा है तो ये मीनिंगलेस क्वेश्चन है। या आपको तुरंत बोलना होगा कि सर किसके रेस्पेक्ट में, मून के रेस्पेक्ट में कि अर्थ के रेस्पेक्ट में कि मूविंग बाइक के रेस्पेक्ट में कि सन के रेस्पेक्ट में, ये बताना, तभी आप आंसर देना। जब तक ये मेंशन नहीं किया जा रहा है किसके रेस्पेक्ट में, तब तक बताना क्या होता है दोस्तों, मुश्किल होता है। चलिए, तब तक वो मीनिंगलेस क्वेश्चन है। क्लियर है ना? तो कौन पार्टिकल रेस्ट में होगा, कौन मोशन में होगा, ये उम्मीद करता हूँ आप क्लियर हो गया। अब मैं जा रहा हूँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्लियर है ना? तो सबसे पहले मैं डिस्टेंस को देख रहा हूं। क्लियर है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, एक बार हेडिंग में दे रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिफाइन डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस दोस्तों क्या होता है कि कोई भी पार्टिकल यदि ऐसे मूव कर रहा है, कोई भी बॉडी हो, पार्टिकल हो, क्लियर है ना, तो आप क्या देख रहे हो कि यहां पर मूवमेंट का डायरेक्शन इधर है, यहां पर इधर, यहां पर इधर, हमेशा इसका डायरेक्शन क्या होते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है। नहीं, तो जैसे जैसे पार्टिकल जा रहा है वैसे वैसे पाथ का लंबाई माप सकते हैं हो कि नहीं, माप सकते हो। और जितना ये पाथ का लंबाई आएगा दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। यानी इसको आप ऐसे बोल सकते हो, द एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ पाथ फॉलोड बाय ए पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्टेंस। क्लियर है ना? जैसे जैसे पार्टिकल पाथ को फॉलो कर रहा है उसको आप मेजर करते जाओ, वही आपके लिए क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। क्लियर है ना? द एक्चुअल मेजरमेंट of path followed by a particle is called distance. It's called distance. Okay? जैसे जैसे पार्टिकल मूव करते जाएगा वैसे वैसे पाथ को मेजर करते जाओ, वो क्या होगा, डिस्टेंस होगा। अब यहाँ पर ध्यान दो, इधर इसका कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन हुआ था क्या? नहीं हुआ था ना, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी तो होगा नहीं। वेक्टर में मैंने बताया था दोस्तों कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, स्पेसिफाइड डायरेक्शन होना चाहिए, और लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। बोला था या नहीं? बोला था ना? तो यहां पर डिस्टेंस जो है क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा, क्योंकि इसका स्पेसिफाइड डायरेक्शन है नहीं। तो डिस्टेंस इज, जितना मैं स्टार मारूंगा ना सिंगल से 5 स्टार तक, और टोटल आप रेडी करके जाओगे ना, तो नीट हो या आईआईटी हो जाओगे तो लगेगा सब उसी से सिमिलर क्वेश्चन पूछा हुआ है, और जितना मैं क्वेश्चन बताऊंगा उसको आप रेडी कर लोगे। तो मेरा क्वेश्चन और आईआईटी का क्वेश्चन बैंक और नीट का क्वेश्चन बैंक, इतना यदि आप करके जाते हो तो एकदम पूरा जो है एकदम चुटकी में क्वेश्चन पूरा करके आओगे, और बहुत बेहतर रैंक आपका आएगा, आईआईटी हो या नीट हो। क्लियर है? तो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज a scalar quantity. What is distance? Distance is the actual measurement of path followed by a particle, and it will be a scalar quantity because it has no any specified direction. Now I am going to discuss displacement. First of all,
I am going to discuss the unit and dimension of distance. What is unit of distance? SI यूनिट देखोगे तो ये मीटर होगा, CGS देखोगे तो सेंटीमीटर होगा, नहीं तो मेनली हम लोग SI और CGS यूनिट ही लेता हूँ। ऐसे होने के लिए FPS सिस्टम भी होता है, फुट पाउंड सेकंड होता है, नहीं तो FPS सिस्टम में क्या हो जाएगा, फुट हो जाएगा। इसका डायमेंशन क्या होगा, तो डायमेंशन के लिए सबसे पहले बिग ब्रैकेट दे देना और जिसका डायमेंशन फाइंड करना होता है उसको इनसाइड द ब्रैकेट रख देना और डिस्टेंस क्या है, एक तरह का लेंथ है, इसलिए एल हो जाएगा। क्लियर है ना। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होता है दोस्तों, MLT टेला, MLT टेला, MLT टेला टेला टेला, MLT टेला याद रखोगे। MLT फॉर M फॉर मास, L फॉर लेंथ, T फॉर टाइम, और ये फर्दर T फॉर टाइम तो होगा नहीं, टेम्परेचर हो जाएगा। E फॉर इलेक्ट्रिक करंट, L फॉर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, A फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। आपसे कोई पूछता है व्हाट विल बी टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो आंसर क्या होगा, 7 होगा। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होता है MLT टेला। कोई पूछेगा 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन है, तो उसको MLT टेला मत बोल देना, यार तुमको केवल समझने के लिए मैं बोल रहा हूं, याद रखने का ट्रिक्स बता रहा हूं। MLT टेला टेला टेला, तो MLT M फॉर मास, L फॉर लेंथ, T फॉर टाइम, अब फर्दर T फॉर टेम्परेचर और E फॉर इलेक्ट्रिक करंट, L फॉर ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड A फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्लियर है। और साइंटिस्ट लोग क्या किए ना कि MLT तक फर्स्ट लेटर लिए डायमेंशन में, मास का कैपिटल M, लेंथ का कैपिटल L, टाइम का कैपिटल T, और जो टेला बच गया यदि इसका भी फर्स्ट लेटर लोगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, टेम्परेचर का भी T लेना होगा और टाइम का भी T हो जाएगा, दोनों में मारा पीटी हो जाएगा कि नहीं, फटाफटी हो जाएगा, कहेगा कि मेरा T है, वो टेम्परेचर वाला मेरा T है यार। इसलिए उसी लड़ाई को बचाने के लिए साइंटिस्ट लोग क्या किए कि MLT तक जो है फर्स्ट लेटर ले लो और टेला का सबका SI यूनिट ले लो, झगड़ा खत्म। क्लियर है। तो टेम्परेचर का SI यूनिट केल्विन होता है, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होता है, और करंट को आप I से डिनोट कर देते हो इसलिए उसका I भी चलता है, A और I। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडला, A फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या होता है, मोल होता है। अब चलो हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो मैं दिखा रहा हूं अब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। What is displacement? Can you say anyone? No one. चलो तो मैं बताऊंगा ही डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ऐसे आप लोग जो है 9th-10th वाले जो भी पढ़े हैं उसमें आप लोग पढ़ा होगा द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ओके ना। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इट इज ऑल्सो करेक्ट, ये भी सही है यार। लेकिन चलो वो बच्चा वाला बात था, आज तुम बड़े हो गए हो, थोड़ा सा इसको अलग स्टाइल में मैं पढ़ता हूं। द चेंज इन पोजीशन वेक्टर, द चेंज इन पोजीशन वेक्टर, वेक्टर जान छोड़ने वाला नहीं है, ये पूरे फिजिक्स में हो जाएगा। इसलिए वेक्टर को लोग जो है 2-3 क्लास में उड़ा देते हैं, पता चलता है कि बाबू के आगे समझ में आना बंद हो गया। ये सही बात है ना। लेकिन मैं कई लेक्चर में पढ़ाया हूँ, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि सब लेक्चर को 1 by 1 आप देखते जाओ।
कैसे नहीं दिमाग में घुसेगा यार। कुआं पर जब रस्सी से दाग हो जाता है प्लास्टर पर, तो ये तो यार प्लास्टर है नहीं। एक हथौड़ा प्लास्टर पर मारोगे तो उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन इस पर मारोगे तो हो सकता है ऊपर चले जाओ। इसलिए इसमें दाग बनाना बहुत आसान बात है। कहता है कि द चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इज कॉल्ड लिखो, इज नोन एज लिखो, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। और ये काइनेमेटिक्स जो आप पढ़ रहे हो ना, और वेक्टर तो पढ़ चुके हो, तो काइनेमेटिक्स और वेक्टर पूरा फिजिक्स का समझो ये बेस है। काइनेमेटिक्स, वेक्टर और लॉज ऑफ मोशन यदि इतना पकड़ में आपका अच्छा आ गया तो आगे आप चुटकी में उड़ाते चलोगे। लेकिन क्या होता है, ये तो मैं बोल दिया और जो मैं बोलता हूं वही करता हूं, लेकिन बाकी जगह देखोगे क्या, 3 क्लास में उड़ गया वेक्टर। अब समझो जब 3 क्लास में उड़ गया तो आगे समझो पसीना छोड़ा देगा आपको। ये पूरे फिजिक्स में आता है यूज। काइनेमेटिक्स को भी 4 से 5 क्लास में उड़ा दिए, लॉज ऑफ मोशन 3 क्लास में उड़ा दिए, या 4 क्लास मैक्सिमम। तो वैसा हमारे पास नहीं होगा। अब यहां पर ही उड़ा दूंगा तो आगे आपको समझ रहा है क्या कितना दिक्कत होगा, बहुत दिक्कत होगा। तो क्यों ना हम इसको पूरा जो एकदम ग्रिप में कर लिया जाए, और उसके बाद आप फिजिक्स का हीरो बन जाओगे। हीरो तो कोई सब्जेक्ट दोस्तों टफ नहीं होता, उसको टफ लोग बना देते हैं। ढंग से यदि पढ़ाया जाए तो कोई भी सब्जेक्ट टफ नहीं होता है। आप मेरे वीडियो में देखा होगा कि उसमें मैं मैथ भी पढ़ाया हूं। तो क्या बहुत टफ है? अरे यार हम ही आप लोग पढ़ते हैं। मैथ को बनाने के लिए फॉर्मूला को एकदम स्टोर कर जाओ, देखो कैसे नहीं बनता है, बनना ही बनना है। तो द चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और बायोलॉजी, जूलॉजी, बोटनी वाला को तो खैर करना ही बेकार है। वो यार इतना आसान है कि वो तो सब मुंह पर याद रहेगा फटाफट फटाफट। उसमें मैथ बनाना है। थ्योरी पढ़ना आसान होता है, लाइन बाय लाइन स्टोर कर जाओ, अच्छा हो जाता है। तो नीट निकालना तो इतना एकदम आसान है कि बहुत उसको इजीली निकाल सकते हो। इसमें दिक्कत कौन करता है? यही ऐसा है फिजिक्स। मैथ वाला को भी यही डुबाता है। फिजिक्स इस दुनिया का सबसे टफ सब्जेक्ट माना जाता है, लेकिन इसको ढंग से पढ़ोगे ना तो इसमें बहुत मजा आता है और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो चलो, चेंज इन पोजीशन वेक्टर को हम लोग क्या बोला? डिस्प्लेसमेंट बोला। अब इसका क्या मतलब है भाई? चेंज इन पोजीशन वेक्टर देख लो ना, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। जेड भी लेना चाहता ले लो, दिस इज जेड एक्सिस। एक्चुअली जेड एक्सिस इधर होता है, लेकिन हवा में लाइन ड्रॉ होगा, कहां ड्रॉ होगा? नहीं हुआ ना, इसलिए इसको इधर झुका दिया जाता है। लेकिन रियल में ये देखा जाता है, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। लेकिन फिगर में देखने से ये 90 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि एक्चुअली जेड इधर होता है। तो जेड एक्सिस ये हवा में लाइन ड्रॉ होगा नहीं, इसलिए इधर झुका दिया गया। अब यहां पर ध्यान दो, इधर यही मान लेता हूं कि शुरू में पार्टिकल यहां पर था, नहीं मान सकता क्या? और ऊपर थोड़ा सा मान लेता हूं, पार्टिकल यहां पर शुरू में था, तो ये ऑरिजिन है। तो उस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर यही हो जाएगा ना। पोजीशन वेक्टर मैं बताया था वेक्टर में कि किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर
ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में फाइंड करना हो तो उस ऑरिजिन से उस पॉइंट को मिला दिया जाएगा। ऑरिजिन की जगह और कोई पॉइंट है, मान लेते हैं इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, तो यहां से उसको मिला दिया जाएगा। ये रहा इनिशियल पोजीशन वेक्टर। क्लियर? अब मान लो कि ये पार्टिकल चला गया बी पर, कहां से कहां चल गया, ए से बी पर, और ये पार्टिकल देखो ना, एक बार डायरेक्टली चला गया एकदम सीधे, दूसरे बार क्या किया है, कहा गया है भाई चलो ना थोड़ा सा अलग अलग रास्ता से घूमने में मजा कुछ अलग होता है, देखो ना ऐसे चला गया, नो प्रॉब्लम। फिर उसको मन किया कि चलो ना भाई ऐसे चल करके देखते हैं, चलो इससे चला गया। फिर उसको मन करा क्या है भाई ऐसा चलो ना, ऐसे घूम के चल गया, देखो ना ऐसे चल गया। क्लियर? अब यहां पर ध्यान दो, इधर ये पार्टिकल शुरू में यहां पर था और बाद में यहां चले गए, नहीं तो फाइनल पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा। इसमें तो किसी को प्रॉब्लम होगा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहां पर ध्यान दो, चेंज जब भी निकालना होता है तो ये देखो ना, ये तीन सिंबल जो है ना, ये चेंज के लिए किया जाता है। ये डेल्टा हो गया, ये डेल हो गया, ये डी हो गया, ये बड़का भाई, बीच वाला सबसे छोटा भाई, नहीं होता है क्या? इसका जब भी हम लोग करते हैं तो कहां पर करते हैं, चेंज में। जब भी चेंज फाइंड करना हो तो आप इस सिंबल का यूज कर सकते हो। हाउ टू फाइंड चेंज? चेंज विल बी फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कौन हो गया, R2 हो गया, इनिशियल कौन हो गया, R1 हो गया। क्या कष्ट है? कोई कष्ट नहीं है यार। तो फाइनल माइनस इनिशियल नहीं, चेंज ये पोजीशन वेक्टर है ना, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर में से पोजीशन वेक्टर घटाओगे तो पोजीशन वेक्टर मिलेगा। डेल्टा का मतलब चेंज इन पोजीशन वेक्टर होगा कि नहीं? क्लियर है? अब यदि एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 होता और इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 होता, तब क्या हो जाता? तब यहां पर ध्यान दो, इधर R2 को क्या लिख सकते हो, मैं बता चुका हूं। जब भी पोजीशन वेक्टर फाइंड करना होता है तो फर्स्ट में आई कैप ठोक दो, सेकंड में जे कैप और थर्ड में के कैप ठोक दो, मतलब लगा दो यार। आई कैप जे कैप के कैप, यहां पर आई कैप जे कैप के कैप हो तो गया। तो R2 फाइनल पोजीशन वेक्टर x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप होगा कि नहीं? होगा। माइनस इनिशियल तो x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। क्लियर? अब यहां फर्दर इसको यदि सोल्व करते हो तो डेल्टा आर शुड बी इक्वल टू x2 माइनस x1 i कैप कॉमन हो गया। कोई प्रॉब्लम है क्या? कहां प्रॉब्लम है यार? दिस जे कैप z2 माइनस z1 k कैप होगा कि नहीं बताओ? होगा। बहुत स्टूडेंट को मैं देखता हूं वो थ्योरी डिटेल से नहीं पढ़ता है और अंधेरा में तीर चलाते लगा कि नहीं। यार आपके पास थ्योरी रहेगा तभी तो क्वेश्चन बनेगा। तो जब तक जो लोग 11th 12th में डिटेल से नहीं पढ़े उनको टारगेट में दिखेगा नहीं, बुझाएगा भी नहीं, बहुत दिक्कत होगा। इसलिए 11th 12th में पूरा डीपली यदि आप पढ़ लेते हो ना तो आपको करंट ईयर में निकालने से कोई रोकेगा नहीं, ये सही बता रहा हूं। लेकिन आपको लोग क्या करते हैं, इतना ना भटका देते हैं। अरे बच्चे को भाई अच्छे से उसको एक्सप्लेन करोगे तभी तो उसको समझ में आएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यही कहता है कि कोई भी कंसेप्ट को आप समझा रहे हो पूरा डिटेल से उसको समझाया जाए। कैसे नहीं भेजा में घुसेगा?
अब फाइनल माइनस इनिशियल यहाँ पर भी है, कैसे पता चलेगा फाइनल माइनस इनिशियल? पहले 1 आता है कि पहले 2 आता है? पहले 1 आता है यार, उसके बाद 2 आता है, तो 1 इनिशियल हो गया, 2 फाइनल हो गया। कहीं कुछ याद करने की जरूरत है, केवल समझना है। यदि आप रियल में फिजिक्स को समझ करके पढ़ते हो तो आपको फिजिक्स जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं करेगा, आज या कल क्या, जिंदगी में कभी नहीं करेगा। कितना को दिमाग चलेगा कि लाभ में डेल्टा डेल्टा उड़ा देते हैं, काटना नहीं है। जब काट दोगे तो फिर चेंज रहेगा कहाँ? अब यहाँ पर मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा दोस्तों, तो आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर होगा कि नहीं? होगा। अब यहाँ पर आई कैप, जे कैप, के कैप यदि तीनों है तो हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस निकालते हैं। आपको मैं वेक्टर में बताया था, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट इन स्पेस। स्पेस मतलब चल जाओ आसमान में। अरे यार कहीं भी हवा में एक पॉइंट मैंने ले लिया, 3 डायमेंशनल हो गया। 3 डायमेंशनल मतलब एक्स भी हो गया, वाई भी हो गया, जेड भी हो गया। तो यहां पर डायरेक्शन कोसाइंस निकाला जाता है। और क्यों निकाला जाता है ये आपको वेक्टर में मैं पूरा डिटेल से पढ़ाया हूं। तो जो लोग वेक्टर का लेक्चर नहीं देखे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है पहले उसको आप देखो। जो भी मैं पढ़ा रहा हूं सब यूट्यूब पर डाल दे रहा हूं, क्लियर है ना? और खूब सबको शेयर करो यार, आपके हेल्प से दूसरे को यदि भलाई हो जाता है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो भी मैं आपको डिटेल में पढ़ाते जा रहा हूं, और मैं आपको ये ताल ठोक करके कह रहा हूं कि आप इस इंडिया में कहीं भी पढ़ रहा होगा, मेरा थ्योरी से मैच कराना मेरा आगे रहेगा, मेरा। और जिस दिन पीछे रहेगा ना, एक बार बोल देना कि हाँ सर आपका पीछे हो गया, उस दिन से हम रिजाइन मार देंगे पढ़ाने के लिए। तो इसलिए आप जो है, मैं पूरा डिटेल पढ़ा रहा हूं, और पढ़ाने के बाद यदि आपकी ये भेजा में टोटल कंसेप्ट घुस गया, क्वेश्चन को तो आप एकदम चुटकी में उड़ा दोगे, ये सही बात है। डायरेक्शन को साइंस क्यों बोला गया था ये भी मैं डिस्कस किया था, क्योंकि यहां पर डायरेक्शन कॉस के फॉर्म में निकाला जा रहा है, डीसीएस। तो यहां से cos थीटा x शुड बी इक्वल टू डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा r। x तो x, y तो y, z तो z। याद करने का तरीका बताया था ना। यहां पर डेल्टा x बाय डेल्टा, ये हो गया आपका। चाहो तो आप वैल्यू पुट कर सकते हो, क्या को फालतू का लंब पुट करोगे यार। cos थीटा बाय बाय तो बाय, क्या मजाक है यार, कुछ है फिजिक्स में? कुछ भी नहीं है। आप लोग इसको बस इतना ना भाव बढ़ा दिए हो कि आपको जो उठा उठा के पटकना शुरू कर देगा। और याद होगा थोड़ा बहुत, इसको मैं एल मान लिया था, तो बोलोगे क्या है मान लिए भाई? अरे मान इसलिए लिए ना कि cos थीटा बाय लिखना आसान कि एम लिखना आसान? ये लिखना आसान होता है, एल एम एन। और तीनों को स्क्वायर करोगे और जोड़ दोगे ना, तो किसके बराबर आया था? कोई भी बता सकते हो ना, 1 आ जाता है। डायरेक्शन को साइंस का स्क्वायर का सम 1 आ जाता। क्लियर है? तो कितना शानदार रहा। अब ध्यान दो इधर, हम क्यों ऐसा बोले कि ये बच्चा वाला डिफिनेशन मत याद रखो। चाहते तो मैं ये भी कह सकता था, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो यार जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कह दोगे तो ये फिर मैथमेटिकली आ पाएगा? नहीं ना पाएगा। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा हो गए हो तो थोड़ा अलग स्टाइल में पढ़ना जरूरी है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, पार्टिकल ऐसे जाए, ऐसे जाए, ऐसे जाए, रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही आपका डेल्टा आर है। क्लियर है ना?
डेल्टा आर है। क्यों ऐसा डेल्टा आर है? देखो ना यहाँ पर एक वेक्टर ये, इसके हेड पर दूसरा, रिजल्टेंट कहां से लेता हूं? फर्स्ट के टेल से लास्ट के टेल। यहां पर R2 शुड बी इक्वल टू R1 प्लस डेल्टा आर लिख सकते हो कि नहीं? अरे डेल्टा आर नहीं लिखोगे तो इसके जगह ए भी लिख सकते हो कि नहीं? ए भी लिख सकते हो। अब यहां पर ए भी बराबर R2 माइनस R1 हुआ, और R2 माइनस R1 को ही तो डेल्टा आर बोला है। नहीं, इसका मतलब कि ए बी, ए के ऊपर टेल है, बी के ऊपर हेड है, डायरेक्शन टेल से हेड वेक्टर का ए से बी, और इसको R2 माइनस R1 है, यही डेल्टा आर है ना। तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर ए बी के बराबर है कि नहीं? तो ए बी क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। ये रहा ए बी डिस्प्लेसमेंट, मतलब पार्टिकल ऐसे जाए फिर भी यही डिस्प्लेसमेंट, ऐसे जाए फिर भी यही डिस्प्लेसमेंट, ऐसे जाए फिर भी यही डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि ये डिस्प्लेसमेंट जो है अलग अलग पाथ से तुम जा रहे हो उस पर डिपेंड नहीं करता है। ये पॉइंट नोट कराऊंगा, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। यानी डिस्प्लेसमेंट जो है पाथ पे डिपेंड नहीं करता है दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन डिस्टेंस डिपेंड करेगा। ऐसे गया तो डिस्टेंस में क्या होता है? जैसे जैसे पार्टिकल जाएगा वैसे वैसे पाथ को मेजर करते जाते हैं। इसको करोगे तो इसका पाथ ज्यादा आ जाएगा, तो इसका डिस्टेंस ज्यादा, इसका डिस्टेंस कम नहीं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट दोनों का क्या है? सेम है। क्यों? क्योंकि दोनों का इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों का क्या है? सेम है। इसका मतलब कि डिस्प्लेसमेंट जो है पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पर डिपेंड करता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। अब आपसे एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं कि डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा कि नहीं? यस और नो? डिपेंड करेगा। जैसे आपसे मैं पूछा कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये तो पागलपन वाली बात है यार। जब तक ये नहीं हम बोले कि कहां से कहां तक, तब तक कैसे बता सकते हो? कोई आदमी यहां से दिल्ली चल गया तो पूछा कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो बोलेंगे ना कि पटना से तुम गया, यहां दिल्ली गया, या दिल्ली से तुम कलकत्ता गया, तो बोलेंगे ना कि तुम वहां से वहां गया तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो जब तक इनिशियल फाइनल पोजीशन नहीं बताया जाए तब तक आप कैसे बता सकते हो कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ? इसलिए डिस्टेंस ट्रैवल जो है इनिशियल फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। चलो एक और बात मैं बता रहा हूं, बहुत लोग ये दिमाग में होता है, जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन उसको कौन सा सही है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो उस केस में कह देगा कि डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, तो उसको क्या कर देगा? गलती कर देगा। अब खुद समझो, यहां पर यही डिस्टेंस तो पाथ पे डिपेंड करता है, तो ये पॉइंट कहां? पाथ से बाहर है, अरे उसी का ना एंड पॉइंट है। अब भेजा में गया, मतलब डिस्टेंस जो है पॉइंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर भी डिपेंड करेगा, पाथ पर भी डिपेंड करेगा। पाथ है पर तो वो पॉइंट है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। एकदम क्लियर मैं बता दिया। तो यदि इस तरह आपके पास कंसेप्ट हो जाए, क्वेश्चन का ही नहीं बनेगा यार, बनना ही बनना है क्वेश्चन। तो चलिए आपको मैं बता रहा हूं, यहां से क्या हुआ कि डिस्टेंस जो है पाथ पर भी डिपेंड करेगा और इनिशियल फाइनल पोजीशन पर भी डिपेंड करेगा। डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन
डिपेंड्स ऑन पाथ। अब पाथ लिख दिया, इनिशियल फाइनल लिखने का जरूरत नहीं, मैं तो इसलिए बता दिया ना कि ऑप्शन में यदि कह देगा कि डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, सही बात है यार, पाथ पर ही इनिशियल फाइनल होगा, तो उसको अलग से भी पॉइंट में लिख दूं। चलो लिख देता हूं, डिस्टेंस यदि ये पॉइंट रहेगा, डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑल्सो कर दे रहा हूं ताकि आपको दोनों पॉइंट पर कंफ्यूजन नहीं हो। ये पॉइंट जो है पाथ पर ही लाइक करेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन, ऑलवेज यहां लगा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन ऑलवेज ना भी लगाओगे तो सही बात है, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन, जैसा आपकी मर्जी, फालतू का लॉन्ग नहीं करना चाहता था तो ऑलवेज डिपेंड्स भी रहेगा तो वो भी ऑप्शन सही रहेगा, केवल डिपेंड्स रहेगा, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन, ये भी ऑप्शन सही रहेगा, ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। क्लियर? तो कभी कभी ये पॉइंट जो दे देता है क्वेश्चन में, तो इसको लोग गलत बना देता है। अरे जब इनिशियल फाइनल पता नहीं रहेगा तो कैसे तुमसे बोलेगा कोई यार कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है, अब तुम कहां से कहां गया है, क्या ठिकाना है, तो इसलिए इनिशियल फाइनल पोजीशन जब तक नहीं पता कैसे डिस्टेंस आप बता सकते हो। क्लियर है? तो उस पर भी तो डिपेंड करेगा, पाथ पर भी डिपेंड करेगा, कैसे तुम गया इनिशियल से फाइनल, किस तरह तुम गया। अब कोई मान लेते हैं कि दिल्ली से कलकत्ता गया, एक दिल्ली से बंगलोर होते हुए कलकत्ता गया, तो उसका डिस्टेंस ज्यादा होगा दिल्ली से बंगलोर होते हुए कलकत्ता जिसका जाएगा, नहीं। चलिए, तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये वेक्टर होगा कि स्केलर होगा। यहां पर ध्यान दो, इधर अभी यहां पर देखो क्या था, यही ना ये भी था यार, ये वेक्टर ना है क्योंकि इसका स्पेसिफाइड डायरेक्शन है ए से बी, लेकिन डिस्टेंस का कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं था, इसलिए वो क्या हो गया था, स्केलर हो गया। डिस्प्लेसमेंट is a vector quantity, क्लियर? लेकिन डिस्टेंस क्या था, स्केलर था नहीं। अब ध्यान दो, इधर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट, ये वेक्टर है तो मे भी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। डिस्प्लेसमेंट may be positive, negative or zero, but distance can never be negative। तो इसे मैं जोड़ दे रहा हूं, but distance can never मतलब आजकल नहीं, जिंदगी में कभी नहीं, can never be निगेटिव, माइनस भी मतलब निगेटिव, या पूरा निगेटिव लिखो। क्लियर है? अब यहां पर ध्यान दो, डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता है। अब कोई ऐसा सुने हो क्या कि कलकत्ता से दिल्ली का डिस्टेंस ऑलमोस्ट 1500 किलोमीटर, ये सुने हो, लेकिन कोई ऐसा सुना है क्या कि द डिस्टेंस फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली इज
-1500 किलोमीटर। ऐसा सुने हो कभी या ना जिंदगी में सुनोगे। इसलिए डिस्टेंस कभी दोस्तों क्या नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वेक्टर में माइनस लगता है तो डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाता है। ये पढ़ चुके हो। तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी यदि होगा तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। क्लियर है? ठीक है अंदर। अब यहां पर ध्यान दो। नेक्स्ट पॉइंट, कोई केवल इतना स्टूडेंट दिमाग में रखता है कि जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर चलेगा ना तो उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम हो, तो तुम बेवकूफ हो। ये मिसकंसेप्ट है। कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर चल रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम कर देता है, जो कि गलत है। ये अधूरा पॉइंट है। ये बोलना होगा कि कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर चल रहा है लेकिन उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, तब उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, हर हाल में इक्वल होगा। और यदि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया तो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सिंपल समझो, कोई पार्टिकल यहां से चलना शुरू किया और ऐसे गया, स्ट्रेट लाइन पर जा रहा है, और देखो ना इसका फिर मुड़ गया, तो चल रहा है स्ट्रेट लाइन पर ही, लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम, डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट सेम जिंदगी में नहीं। वो कब होता है, जब वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन है। तो डिस्टेंस ट्रैवल यहां से यहां तक और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड उसके क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये लिखना होगा कि when a particle moves on a straight line without changing the direction of velocity, then distance is equal to magnitude of displacement. क्लियर है? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इस केस में क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के क्या होगा, बराबर होगा। अदरवाइज मैं कर दे रहा हूं, यदि ये कंडीशन नहीं हुआ, अदरवाइज डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन the magnitude of displacement. क्लियर है? क्लियर। डेट इज कहने का मतलब क्या होता है, इसी लैंग्वेज को दोस्तों हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिख रहा हूं। डिस्टेंस या तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या बहुत होगा तो इक्वल होगा। डिस्टेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आपके भेजा में घुस गया होगा। कैसे नहीं घुसेगा, यदि आपको डिटेल ढंग से पढ़ाया जाए तो कितना भी बेचारा भूचर देहात से आया होगा, जिसको इंग्लिश कुछ भी नहीं आता है, उसको लग रहा होगा कि हिंदी में ही पढ़ा रहा है। तो ये सब पढ़ाने के तरीका पर डिपेंड करता है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूं कि जो लोग हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, गांव में, अपना ओन डिस्ट्रिक्ट में,
वो अपने आप को लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। आपको आईआईटी कॉलेज में हिंदी में पढ़ाया जाएगा क्या? नहीं। मेडिकल कॉलेज में टीचर हिंदी में पढ़ाएंगे क्या? नहीं। इसलिए अपने आप को लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। बिना इंग्लिश के काम चलेगा नहीं। इसलिए मेरे लेक्चर को आप ज्वाइन कीजिए और ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कीजिए और देखिए, आपको इंग्लिश ही एकदम हिंदी जैसा फील होगा। पूरा भेजा में घुसेगा। तो फिजिक्स बहुत आसान सब्जेक्ट है, बस पढ़ने का तरीका आपका सही होना चाहिए और पढ़ाने वाला का तरीका सही होना चाहिए। कैसे नहीं होगा सही, समझ में आने गया? उधर आईआईटी का क्वेश्चन बनवा रहे थे तो आपको लग रहा होगा कि सर तो खाली आईआईटी का क्वेश्चन करवा रहा है और थ्योरी पढ़ा नहीं रहा है। हम क्या बोले थे कि जो लोग डिटेल पढ़े हैं उन्हीं को आईआईटी वाला क्वेश्चन समझ में आएगा। तो जो लोग नहीं पढ़े हैं जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और ज्वाइन करने के बाद देखिए, उसके बाद बनाइए आईआईटी वाला क्वेश्चन। वो तो मैं लेक्चर डाला हुआ हूँ, तो जब मैं पढ़ा दूंगा ना जो चैप्टर, उसका आईआईटी वाला क्वेश्चन फिर जो मेरा लेक्चर है उसको देखिए, बहुत मजा आएगा। लगेगा अरे यार क्या फिजिक्स है, ये तो सब का सब बन जाएगा। सही बात है, ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बस मजा लेने वाला को खूब मजा आता है, और जो बोरिंग दिमाग में बैठा लिया टेंशन दिन भर जिंदगी में रखता है उसको कभी ये बुझाएगा नहीं। तो एकदम पूरा खुश होकर के पढ़िए, मजा लेके मजा आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।